हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी हार्ड। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट में मतलब मेडिएवल पीरियड में फॉरेनर किसको कहा जाता था? अकॉर्डिंग टू द मेडिएवल पीरियड, एनी स्ट्रेंजर who did not belong to a certain society or culture and was not a part of that particular village was regarded as a stranger। तो मेडिएवल पीरियड के हिसाब से कोई भी स्ट्रेंजर इंसान जो भी कोई पर्टिकुलर सोसाइटी का पार्ट नहीं है या फिर किसी कल्चर का पार्ट नहीं है, हाँ, और उस विलेज के लिए वो अननोन है, वो किसी दूसरे विलेज से आया है, तो उसको लोग फॉरेनर कंसिडर करते थे। मतलब एक विलेज के लोग दूसरे गांव के लिए फॉरेनर है, ठीक है। आजकल के समय के जैसे नहीं, जैसे इंडिया में जो बाहर के देश के लोग आते थे हम लोग उसको कहते हैं वो फॉरेनर है, ठीक है। मगर पहले के समय ऐसा होता था कि एक गांव में भी अगर दूसरे गांव से लोग आ गए, सपोज दूसरे शहर से लोग आ गए, तो उनको वो फॉरेनर ही बोला करते थे। फॉर एग्जाम्पल, अ सिटी ड्वेलर मतलब एक सिटी में रहने वाला देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड एज अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। एक गाँव शहर में रहने वाले के लिए, गाँव में रहने वाला इंसान अगर शहर में रहने के लिए आएगा ना, तो उसको वो लोग फॉरेनर बोलते हैं। बट देखो, इफ़ टू पीपल बिलोंग टू द सेम विलेज दे आर नॉट फॉरेनर्स इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंट रिलीजियस और कास्ट बैकग्राउंड। सपोज मगर दो इंसान अगर वो लोग सेम गांव में रहते हैं, सेम विलेज में रहते हैं, और वो लोग एक दूसरे के लिए फॉरेनर नहीं है, अगर इन स्पाइट अगर उनका रिलीजियस और कास्ट भी अलग अलग है ना, तो अगर वो लोग साथ में एक गाँव में रह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो लोग फॉरेनर नहीं है। वो लोग इस तरह से उस समय में मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ट्रू एंड फॉल्स। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शंस फॉर द पीरियड आफ्टर 700। यहाँ पे बताया गया कि आफ्टर 700 के बाद में हमें इंस्क्रिप्शंस नहीं मिले थे। ऐसा तो नहीं था, इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे थे जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग को मिले थे। तो ये ऑप्शन हमारा, ये जो सेंटेंस है ये फॉल्स होगा। द मराठाज असर्टेड देयर पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो मेडिवल पीरियड में मराठाज ने अपना जो पावर था उसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था। तो ट्रू, उन लोगों ने अपना पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया था, ये सही है। फॉरेस्ट dwellers were sometimes pushed out of their lands with the spread of agricultural settlements। ये सही है। जो लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे, जो लोग, उन लोगों को मतलब वहाँ से हटा दिया गया था ताकि वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके, तो इसलिए ये होगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान गियाजुद्दीन बलबान कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। तो सुल्तान जो थे मुगल्स के गियाजुद्दीन बलबान, तो लोग कह रहे हैं कि वो असम, मणिपुर और कश्मीर में मतलब रूल किया करते थे। ऐसा नहीं है, वो लोग ने तो बस नॉर्थ इंडिया में रूल किया था, जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट्स में। तो ये इसलिए होगा फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। आर्काइव्स क्या होते हैं? आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर केप्ट। जियाउद्दीन बरानी वो क्या थे? वो एक 14th सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे। Number C, potatoes, corn, chilies, tea and coffee were some of the new crops introduced into the subcontinent during this period। मेडिएवल पीरियड में ही जब ट्रैवलर्स लोग इंडिया में आए थे, फॉरेनर्स लोग, तो उन लोगों ने अपने साथ पोटैटोज़, कॉर्न्स, चिलीज, टीज़ और कॉफ़ीज़, ये सारी चीज़ें इंडिया में लेके आए थे। उस समय से इंडिया में ये सारी चीज़ें पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो उस समय में कुछ टेक्नोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस हुए थे उसके बारे में बताने दिया। तो कुछ चेंजेस क्या थे? सबसे पहला था द पर्शियन व्हील वाज यूज्ड इन इरिगेशन। आपकी बुक में पर्शियन व्हील का इमेज दिया हुआ है। तो इरिगेशन में मतलब खेतों में, इरिगेशन का मतलब क्या होता है? खेतों में पानी डालना, उसको इरिगेशन कहते हैं। तो उसे पर्शियन व्हील का इस्तेमाल हुआ था, यूज़ हुआ था। स्पिनिंग व्हील का यूज़ हुआ था वीविंग करने के लिए, बुनने के लिए। स्पिनिंग व्हील आप लोग को पता होगा, जो महात्मा गांधी जो चलाते थे चरखा, उसको स्पिनिंग व्हील कहते हैं। फायर आर्म्स वेर यूज्ड इन कॉम्बैट। और कॉम्बैट मतलब युद्ध में जो स्टेट के बीच में होता था उन सब में फायर आर्म्स यूज़ किए जाए, मतलब फायर आर्म्स का मतलब होता है बारूद का यूज़ किया जाने लगा था। तो ये तीनों टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा ये दो बार यहाँ पे आ गए, तो इसको लीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वेर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो रिलीजियस डेवलपमेंट क्या हुए थे? तो वैसे देखो यहाँ पे रिलीजियस डेवलपमेंट बहुत सारे 5 लिखे गए हैं, मगर आप लोग को क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स में, उस क्वेश्चन में कितने मार्क्स दिए उस हिसाब से लिखना है। अगर 3 मार्क्स है आपको 3 पॉइंट लिखना है, 2 मार्क्स है तो 2 पॉइंट लिखने से हो जाएगा। देखो
पहला क्या था, वर्शिप ऑफ न्यू डीटीज। उस समय में न्यू डीटीज मतलब, डीटी का मतलब क्या होता है, मूर्ति है ना, भगवान का जो मूर्ति होता है ना, उसका न्यू डीटीज का पूजा किया जाने लगा था, वर्शिप किया जाने लगा था। कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स बाय रॉयल्टी, जो राजा महाराजा लोग होते थे वो लोग बहुत सारे टेम्पल्स बनवा रहे थे। द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मणास द प्रीस्ट्स एज डोमिनेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी। तो उस समय ब्राह्मणस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें ही संस्कृत आता था, है ना, और वो लोग ही मंत्र जाप करते थे, पूजा पाठ करवाते थे, इसके कारण। फिर नेक्स्ट, द इमरजेंस ऑफ आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति का आइडिया उस समय में आया था। भक्ति का मतलब क्या होता है, ऑफ अ लविंग एंड पर्सनल डिटी दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रिस्ट और इलाबट। ऐसा मतलब पूजा पाठ जिसमें कोई भी किसी भी अपने मूर्ति, किसी भी भगवान को मान सकते हैं, और उसमें किसी भी प्रिस्ट या फिर ब्राह्मण का ज़रूरत नहीं है, वो अपने मन से बस मानने से हो गया, अपने घर में जिस तरह से वो पूजा कर सकते हैं वैसे करने से हो गया, उसको ये इमरजेंस ऑफ भक्ति का नाम दिया गया। नंबर 5, द अपीयरेंस ऑफ मैनी न्यू रिलीजन्स। और उसमें बहुत सारे अलग अलग नए नए रिलीजन्स भी इंडिया में आए थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी द मर्चेंट्स एंड द माइग्रेंट्स, जो बाहर से मर्चेंट्स और माइग्रेंट्स लोग आए थे, उन लोगों ने इंडिया में टीचिंग्स ऑफ होली कुरान के टीचिंग्स भी यहाँ पे इंडिया में उस समय में लेके आए थे। तो ये सारे थे कुछ चेंजेस, रिलीजियस चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज्ड ओवर द सेंचुरीज। तो हिंदुस्तान जो वर्ड है, हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजी में कि हिंदुस्तान का जो वर्ड है उसका मीनिंग हर समय धीरे धीरे चेंज होता रहा, है ना। अलग अलग राजाओं ने हिंदुस्तान का वर्ड का मीनिंग अलग अलग तरीके से दिया, तो हमें ये इसको एक्सप्लेन करने बोला है। देखो 13th सेंचुरी में मिनाज ई सिराज ने और क्रॉनिकलर जो थे उन्होंने, क्रॉनिकलर क्या होता है, किसी भी राजा ने कब युद्ध किया, है ना, किस किस युद्ध में जीते, वो सबका जो रिकॉर्ड रखते हैं ना, उनको क्रॉनिकलर कहा जाता है। तो 13th सेंचुरी के जो क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था मिनाज ई सिराज, उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था पॉलिटिकल सेंस में, फॉर लैंड्स दैट वेर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ, जो कि दिल्ली सुल्तान के अंडर में जितने भी पार्ट्स थे ना, उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया था, ठीक है। फिर इन 13th सेंचुरी हिंदुस्तान नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, और उसमें कभी भी हिंदुस्तान का मतलब साउथ इंडिया को कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया था। इट मेंट द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस जगह को मतलब दिल्ली सुल्तान के लिए यूज़ किया जाता था हिंदुस्तान के लिए, तो मतलब पंजाब, हरियाणा और जो प्लेसेस थे गंगा और यमुना के बीच में, उनके लिए ये यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट, इन 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो ने बताया था, उन्होंने यूज़ किया था द वर्ड हिंदी वर्ड उन्होंने यूज़ किया था फॉर द कल्चर एंड द पीपल ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर में जो लोग रहते थे उनके कल्चर और उनके बारे में बताने के, उन लोगों के बारे में बताने के लिए अमीर खुसरो ने वर्ड हिंदी यूज़ किया था। बट मगर 16th सेंचुरी में बाबर ने वर्ड हिंदुस्तान यूज़ किया किसको डिस्क्राइब करने के लिए, जियोग्राफी को, फाउना एंड कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कंटिनेंट। सब कंटिनेंट में जो भी लोग रहते हैं वहाँ का जो मतलब हमारे इंडिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे कैसे पेड़ पौधा है, वहाँ पे कैसे जानवर पाए जाते हैं, वहाँ का ज्योग्राफी कैसा है, मतलब प्लेन है या एरिया, प्लेन है या माउंटेन है या प्लेट्यूज़ है, वहाँ का कल्चर कैसा है, ये सब बताने के लिए 16th सेंचुरी में बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि अलग अलग लोगों ने हिंदुस्तान का वर्ड का मीनिंग अलग अलग तरह से अलग अलग समय में यूज़ किया है। मगर आज के समय में हम हिंदुस्तान कैसे यूज़ करते हैं, अर्लियर द टर्म हिंदुस्तान नेवर कैरीड द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग्स विच वी एसोसिएट विद इट टुडे। तो पुराने समय में हिंदुस्तान कभी भी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स के साथ नहीं जुड़ा, बस एक बार जुड़ा था, मिनाज ई सिराज ने ये किया था। मगर वैसे वो लोग ज्योग्राफिकल फीचर्स व लोगों के बारे में बताने के लिए हिंदुस्तान का वर्ड यूज़ करते थे। मगर आज हम लोग हिंदुस्तान यूज़ करते हैं कैसे, जैसे कि हमारा कंट्री है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, हाउ वेयर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। तो जातीज जो बन गए थे ना, अलग जातीज क्या थे, छोटे छोटे ग्रुप्स, है ना। तो जातीज जब फॉर्म हुए थे तो उन लोग का जो बीच में जो कुछ भी चलता था, अगर कुछ मतलब कुछ भी लड़ाई हो गया, है ना, उनके बीच में कुछ असहमति हो गया, तो वो सब कौन सुलझाता था। देखो, द अफेयर्स ऑफ जातीज वेयर रेगुलेटेड बाय, एक असेंबली बनाया गया था ऑफ एल्डर्स नॉन एज जाति पंचायत। हाँ, in some areas the jatis were required to follow the rules of their villages which were governed by a chieftain।
तो फिर उनके बीच में ही जो एल्डर लोग होते थे ना, उन लोग को ही जाति के पंचायत बनाए जाते थे, ठीक है। तो वो लोग ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे अपने जाति के लोगों के लिए, मगर जाति के लोगों को विलेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मानने पड़ते थे, जिसको शिफ्टेंस लोग चलाते थे। शिफ्टेंस किसके अंडर में काम करते थे? किसी राजा के अंदर में। शिफ्टेंस का मतलब होता है सरदार, ठीक है। तो उनको विलेज का, जाति पंचायत को विलेज का मतलब रूल भी फॉलो करना होता था, और वो लोग अपने जाति के रूल्स को भी मेंटेन करके रखते थे, दोनों मेंटेन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन? पैन रीजनल एम्पायर मैंने बहुत ही अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन किया था आप लोग को, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखो, अ पैन रीजनल एम्पायर मीन्स एन एम्पायर that stretches over several regions of diverse cultures, geography and religion. For example, the dynasties of Mughals, Cholas, Khaljis and Tughlaqs. तो पैन रीजनल एम्पायर क्या होता है? जैसे कि मैं देखो, जैसे कि सपोज ये एक रीजन है, यहाँ पे कोई राजा रूल कर रहा है, सपोज आर राजा रूल कर रहा है, ये भी एक रीजन है, यहाँ पे एम राजा रूल कर रहा है, ये भी एक रीजन है, वहाँ पे हमारा एल रूल कर रहा है, इस तरह से अलग अलग। मगर मान लो कोई पावरफुल एम्पायर आया और इन सब जगहों पे मतलब कब्जा कर लिया, इन सारे तीनों रीजन्स पे कब्जा कर लिया। सपोज बाबर आया, ठीक है, बाबर ने आके इन सब जगहों पे कब्जा कर लिया, उसके बाद तो ये मतलब तीनों रीजन्स एक साथ बाबर कंट्रोल कर रहा है ना, इसका मतलब इसको पैन रीजनल बोलेंगे। बहुत सारे रीजन्स को एक साथ कंट्रोल करने को ही पैन रीजनल एम्पायर बोलेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स? तो हिस्टोरियंस लोग को बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते थे, तो उन लोग जब वो पढ़ते थे तो उनको उसमें क्या डिफ़िकल्टीज आता था? Difficulties faced by historians in using manuscripts are as follows. There was no printing press in those days, so scribes copied manuscripts by hand, which were difficult to read and understand. तो historians लोग, तो उस समय में क्या था कि कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो स्क्राइब्स क्या होते हैं? जो लोग कॉपी करते, देख देख के लिखते हैं, राजा लोग के अंडर में काम करते हैं वो लोग, मतलब देख देख के, एक कॉपी से देख देख के दूसरे कॉपी में लिखते हैं। तो उन लोग का हैंड, तो इसलिए डिफ़िकल्ट होता है, वो सारे हैंड रिटन होते थे ना, सबका हैंड राइटिंग तो पढ़ना मुश्किल है, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट होता था। हाँ, हाथ का लिखा हुआ पढ़ने में डिफ़िकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, उसको समझना भी मुश्किल होता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूरिंग कॉपी करने वक्त स्क्राइब्स आल्सो इंट्रोड्यूस सम स्मॉल चेंजेस इन अ वर्ड और सेंटेंस विच ग्रीव ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग। तो स्क्राइब्स लोग भी तो इंसान थे ना, है ना, वो लोग जब दूसरे लोगों का कॉपी देख के वहाँ से मतलब कॉपी कर रहे होते, तो जब कोई वर्ड समझ में नहीं आता था तो वो लोग उस वर्ड को अपने मतलब मन से चेंज कर देते थे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। उन लोग को जो सही लगता था वो वर्ड वहाँ पे डाल के उसको राइट डाउन कर लेते थे। फिर वो ऐसा, फिर सपोज़ किसी स्क्राइब में लिखा, फिर उसका लिखा हुआ तो फिर कोई और स्क्राइब देख के लिखेगा, इस तरह से बहुत सारे सेंचुरीज ओवर मैन्युस्क्रिप्ट्स चेंज होते जाते थे, वर्ड बाय वर्ड थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता था उसमें। तो इसलिए हिस्टोरियंस के लिए मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ना थोड़ा और उसका रियल मीनिंग को समझना मुश्किल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ द ऑथर आर रेयरली फाउंड टुडे एंड सो दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड बाय लेटर स्क्राइब्स। और अभी के समय में क्या होता है, जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट, जो पहला मैन्युस्क्रिप्ट होगा जो लिखा गया था, वो तो मिलने से रहा, वो तो मिलता नहीं है। ज़्यादातर कॉपी किया हुआ जो कि स्क्राइब्स लोग कॉपी करके लिखते थे वही मिलता था, है ना। तो इसलिए हिस्टोरियंस लोग को टोटली कॉपी किया हुआ मैन्युस्क्रिप्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता था। Historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. Historians लोग को और क्या करना पड़ता था, सेम टेक्स्ट के मतलब मैन्युस्क्रिप्ट्स को, बहुत सारे वर्जन्स को पढ़ने पड़ते थे और ये समझने का कोशिश करना पड़ता था कि ओरिजिनली में जो फर्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया होगा तो वो क्या लिखना चाहते होंगे, ठीक है। उन लोग को बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने के बाद में उन लोग को गेस करना पड़ता था कि ओरिजिनली में ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स? हिस्टोरियंस लोग पास्ट को अलग मतलब कैसे पीरियड्स में डिवाइड करते हैं? डू दे फेस एनी प्रॉब्लम्स इन डूइंग सो? और क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है इस काम करने में? हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स व्हिच कैरेक्टराइज देम। तो हिस्टोरियंस लोग किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं? इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स के ऊपर पास्ट को डिवाइड करते हैं। इन डूइंग सो दे आर फेस्ड विथ 2 प्रॉब्लम्स। उनको 2 प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या क्या आते हैं हम लोग देख लेते हैं।
फर्स्ट था इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कीप टेकिंग प्लेस हेंस डेफिनिट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। तो इकोनॉमिक और सोशल चेंज के हिसाब से हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया था पास्ट को, मगर इकोनॉमिक और सोशल चेंज तो मतलब चेंज होते ही रहता है, तो इसलिए डेफिनेट बाउंड्री नहीं बताया जा सकता है कि यहाँ तक ये पीरियड है उसके बाद से ये पीरियड स्टार्ट होता है, क्योंकि वो तो चेंजेस होते ही रहते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट सेकेंडली दिस पीरियड्स आर कंपेयर्ड विथ मॉडर्निटी। इन पीरियड्स को मॉडर्निटी के साथ कंपेयर किया गया था। मॉडर्निटी गिव्स अ सेंस ऑफ प्रोग्रेस। मॉडर्निटी का वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि कुछ प्रोग्रेस हो रहा होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज तो दैट देयर वाज नो प्रोग्रेस बिफोर विच इज़ नॉट ट्रू। तो इससे यह समझ में आता है कि मेडिवल पीरियड में या फिर उससे पहले एंशिएंट पीरियड में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ था, क्योंकि ये तो सही नहीं है ना। तो उस समय के हिसाब से उतना प्रोग्रेस हुआ था मेडिवल पीरियड में, वही बहुत है। हमने पढ़ा था कि मेडिवल पीरियड में बारूद का यूज़ किया जाने लगा था, स्पिनिंग व्हील्स आ गए थे वीविंग करने के लिए, और क्या पढ़ा था, इरिगेशन में स्पेनिश व्हील आया था, है ना। तो ये सारे तो प्रोग्रेस ही थे, तो हम लोग ऐसा नहीं कह सकते थे कि मेडिवल पीरियड में मॉडर्निटी नहीं आया था, तो ये भी गलत होगा। तो ये सारे कुछ डिफ़िकल्टीज़ है जो हिस्टोरियंस को पास्ट को डिवाइड करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कंपेयर ईदर मैप 1 और मैप 2 with the present day map of the subcontinent listing as many similarities and differences as you can find। तो इसमें आपका बुक का मैप 1 और मैप 2 रेफ़र करना, ठीक है। बुक का मैप 1 और मैप 2 जो पेज नंबर 1 में दिया हुआ था वो आप रेफ़र करना। ये दोनों दो अलग अलग टाइम्स के हैं। मैप 1 जो था ना वो 1154 CE में बनाया गया था बाय अल इद्रिसी ने, जो कि एक अरब जियोग्राफर थे। वेयर एज मैप 2 जो था ना वो बनाया गया था फ्रेंच कार्टोग्राफर ने इन 1720। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैप अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि मैप दे देंगे और नीचे दे देंगे कि इसको किसने बनाया था और कब बनाया था। बोथ मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इवन दो दे रिप्रेजेंट द सेम एरिया। ये दोनों ही मैप एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग है, इवन दो ये दोनों इंडिया के ही मैप दिखाए जा रहे थे। इन मैप 1 हम लोग देख सकते हैं कि वी फाइंड साउथ इंडिया एट द प्लेस वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया। मैप 1 जो था ना वो था उल्टा बनाया गया था, जहाँ हम लोग नॉर्थ इंडिया को देखेंगे वहाँ पे वो लोग साउथ को दिखाया गया था। एंड श्रीलंका इज इन द आइलैंड एट द टॉप, और श्रीलंका एकदम टॉप में आइलैंड की तरह दिखाया गया था। द प्लेस नेम्स आर इन अरबिक, जगहों के नाम जो है ना वो अरबिक में दिए गए थे। Some familiar places like कन्नौज in उत्तर प्रदेश have been spelled as कन्नौज। तो वहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, और उत्तर प्रदेश में जो कन्नौज है वो भी हम लोग देख सकते हैं, मगर अरबिक में वहाँ पे लिखा गया था। इन कंपेरिजन टू दिस मैप 2, इसके साथ अगर हम लोग मैप 1 के साथ मैप 2 को कंपेयर करें, मैप 2 बनाया गया था मैप 1 के बनाने के 600 ईयर्स बाद में बनाया गया था। By that time, about the subcontinent had changed a lot। उस समय तक हमारा इंडिया जो सबकॉन्टिनेंट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था। This map appears to be more familiar to us। और ये हमारा जो अभी का इंडिया का मैप है जो हम लोग बुक्स में देखते हैं नॉर्मली, वो उसके साथ बहुत ही ज़्यादा मैप 2 जो है ना वो सिमिलर है। द कोस्टल एरियाज पर्टिकुलरली आर मोर डिटेल। और जितने भी कोस्टल एरियाज है ना, साइड के एरियाज, उसमें डिटेल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिटेल दिया गया है, और सारा उसमें जितने भी प्लेसेस के नाम है वो सब बहुत अच्छे से मेंशन किए गए हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर्स हिस्ट्री का चैप्टर 1 का सारा क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गया। आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल अच्छे से समझ में आया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना कि और मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।